वेलकम टू प्रजापति इज स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पाचन तंत्र का कल जैसे वीडियो में हम लोग देखे थे पाचन तंत्र क्या है, शॉर्टकट में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र में ये मुख गुहा के बारे में, उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि क्या होती है, ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये दोनों क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और उसके बाद हम लोग कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के विषय में हम लोग कल जाने थे, हम लोग को कल ज्ञान हुआ था मुख गुहा के विषय में कि मुख गुहा क्या होता है। तो मुख गुहा पाचन तंत्र का वह एक ऐसा अंग है जहाँ से भोजन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा में पाचन सबसे पहले शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से पाचन होता है। और मुख गुहा जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, मुख गुहा की संरचना कैसी होती है, मुख गुहा की संरचना कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा। मुख गुहा जो होता है एक बंद कमरे के जैसा होता है। मुख गुहा की संरचना कैसी होती है, मुख गुहा की संरचना जो होता है एक बंद कमरे के समान होता है। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है। ये बंद कमरे के समान होता है जो ओठों के द्वारा, दांतों के द्वारा जो ढका रहता है, ओठ के द्वारा, दांत के द्वारा ये बीच में ढका रहता है। और मुख गुहा की संरचना यहाँ पर हम लोग बोले थे कैसे होता है, तो मुख गुहा की संरचना जो होता है बंद कमरे के जैसा होता है, बंद कमरे के जैसा होता है, बंद कमरे के जैसा होता है, बंद कमरे के जैसा होता है। इसके आगे देखते हैं मुख गुहा जो होता है उसमें कितने जबड़ा होते हैं। तो मुख गुहा में कई जबड़ा होता है, 2 जबड़ा होता है। मुख गुहा में कई जबड़ा, 2 जबड़ा होता है। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचली जबड़ा। एक होता है ऊपरी जबड़ा और दूसरा होता है निचली जबड़ा। एक ऊपरी जबड़ा और दूसरा निचली जबड़ा। ऊपरी जबड़ा किसे कहेंगे, तो मुख गुहा में जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको ऊपरी जबड़ा कहेंगे, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसे निचली जबड़ा कहते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा जबड़ा जो होता है वो गतिशील होता है, कौन सा जबड़ा जो होता है वो गतिशील होता है। तो ऊपर वाला जबड़ा जो है इसमें ऊपर वाले माथे में फिक्स है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाले माथे में फिक्स है, लेकिन नीचे वाला जो जबड़ा है ये गति करता है। देखिए जैसे हमें ये वाला हिल रहा है लेकिन ऊपर वाला एकदम स्थिर है, नीचे वाला केवल गति कर रहा है, ऊपर वाला स्थिर है। तो हम लोग बोलेंगे कि निचले जबड़ा जो होता है वो गति करता है, जबकि ऊपरी जबड़ा जो होता है वो गतिशील नहीं होता है। तो जबड़ा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है ऊपरी जबड़ा और दूसरा होता है निचली जबड़ा। और इसमें पाए जाते हैं, मतलब इसमें पाए जाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि जो मुख गुहा होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। मुख गुहा जो होता है उस मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, तो मुख गुहा के अंदर बहुत सारा हिस्सा होता है। जैसे मुख गुहा में दांत होता है, दांत के अलावा और क्या होता है, जीभ होता है, दांत होता है, जीभ होता है, ठीक है। और इसमें लार ग्रंथि होती है। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, दांत, जीभ होता है। जीभ के अलावा और क्या होता है, दांत हो गया, जीभ हो गया, इसके अलावा लार ग्रंथि, ये सब कहाँ होता है, मुख गुहा में, कहाँ, मुख गुहा में पाया जाता है। इसके आगे देखते हैं जीभ के बारे में। जीभ क्या होता है, बोलेंगे कि शरीर का वह अंग जो स्वाद का पता लगाता है, शरीर का वह अंग जो स्वाद का पता लगाता है उसे जीभ कहते हैं। जीभ पर 4 स्वाद कलिकाएं होती है, जैसे कड़वा हो गया, ऐसा मीठा हो गया, तीखा हो गया, नमकीन हो गया। ये जीभ का अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं। वो अलग अलग प्रकार के जीभ का हिस्सा जो होता है अलग अलग प्रकार के स्वाद को बताता है। मीठा स्वाद को बताता है, नमकीन स्वाद को बताता है, इसके अलावा जो कड़वा स्वाद होता है ये सब बताता है। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जीभ के बारे में शॉर्ट वीडियो में, छोटा वीडियो में बता देंगे। अलग अलग प्रकार होता है, 4 स्वाद क्षेत्र होता है, कड़वा, इसके बाद जैसे मीठा, खट्टा, फिर नमकीन, फिर कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, फिर कड़वा, ठीक है। तो जीभ जो होता है यह स्वाद का पता लगाता है, स्वाद का पता लगाता है।
और ये जो होता है इसमें कितनी स्वाद कलिकाएं होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मीठा, आगे वाला हिस्सा जो होता है मीठा, मीठा के बाद जो मीठा हो जाता है, और मीठा वाला के बाद हम लोग कोनो खट्टा चीज खाते हैं तो मीठा हो गया। फिर हो जाएगा खट्टा, खट्टा के बाद हो जाएगा नमकीन, नमकीन के बाद हो जाएगा कड़वा। इन सभी का स्वाद का पता लगाने का काम करता है जीभ, जीभ पर स्वाद क्षेत्र। तो जीभ पर स्वाद क्षेत्र यही होता है, मीठा वाला क्षेत्र, खट्टा वाला क्षेत्र, नमकीन क्षेत्र और कड़वा क्षेत्र। जो जीभ होता है उसमें अलग अलग मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो ये हुआ आपके मुख गुहा की संरचना के विषय में। मुख गुहा जो होता है उसमें जो तालु होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, उसकी आकृति जो होती है वी शेप में होती है। इसकी आकृति कौन शेप में होती है? वी शेप में होती है मुख गुहा की आकृति। और इसके बाद हम लोग जानते हैं मुख गुहा जो होता है उसमें जो दांत होते हैं उन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मुख गुहा में जो दांत होता है उसके दांतों की संख्या होता है कितना? 32। और इसमें दूध का दांत कै गो होता है? 20 गो होता है। अगर बोला जाए कि पूरे जीवन में कुल कितने दांत होते हैं, जीवन में कै गो दांत निकलता है पूरे जीवन में? तो 32 गो। यहाँ पर 20 गो जो टूट जाता है और फिर निकलता है तो वो हो गया, जोड़ेंगे तो टोटल कै गो? 52 गो। यानी पूरे जीवन में दांत निकलने का जो अगर बोला जाए कितना दांत निकल जाते हैं तो बोलेंगे 52 गो। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर हम लोग बताएंगे कि मनुष्य में दांतों की संख्या कुल जो होती है वो 32 होती है। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि क्या होती है? तो जो हम भोजन मुंह में डालते हैं, दांत जो होता है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है। लेकिन लार ग्रंथि किसे कहेंगे? बोलेंगे वैसी ग्रंथि, वैसी ग्रंथि जो भोजन को ठोस रूप से मुलायम रूप में परिवर्तित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। सिंपल रूप से, क्योंकि जैसे हम लोग रोटी तोड़कर हम लोग मुंह में डालते हैं ना, तो दांतों के सहारे उसे तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन उसको मुलायम बनाने का काम कौन करता है? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से लार निकलता है और लार निकलकर उस भोजन में पूरी तरह से मिल जाता है, जिसके कारण लार जो होता है, भोजन जो होता है चिपचिपा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिसके कारण भोजन आसानी से नीचे की तरफ जाता है, प्रतिदिन निकलता है। तो लार जो होता है प्रतिदिन कितना निकलता है? लार जो होता है प्रतिदिन कितना निकलता है? तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार निकलता है। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार निकलता है एक स्वस्थ व्यक्ति के। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें तो पूरा भर भर कर निकलता है। वो लोग छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर लार लार निकलता है, बनता है। देखिएगा छोटा बच्चा सब कुछ वो खा लेता है, सब माटी उटी खा लेता है, सब ठीक ठाक रहता है, क्योंकि उन लोग में लार ग्रंथि होती है, एकदम मजबूती से काम करता है। पकड़े उकड़े कुछ मुंह में लगा लेता है, उन सबको बीमारी उमारी कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये लार ग्रंथि जो होती है इसमें इतना ना शक्ति होती है, जो कीटाणु उन लोग के अंदर प्रवेश होता है, मुंह में जाता है, वो ये लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उस कीटाणु को सभी को मार देता है। आगे देखते हैं लार जो होता है, लार जो होता है इस लार का पीएच मान कितना होता है? लार जो होता है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो होता है, लार का पीएच मान जो होता है 7.5 से लेकर 7.5 से लेकर 6.5 या फिर 6.5 से लेकर 7.5 कह सकते हैं। 7.5 से लेकर 6.5 या फिर 6.5 से लेकर 7.5, ये दोनों के बीच में लार का पीएच मान होता है। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। और जो लार होता है, जो लार होता है उस लार में जल की मात्रा जो होती है, लार में जल की मात्रा जो होती है वो 99% होती है। कितना परसेंट? लार में जल की मात्रा होती है 99%। बच गया 1%, बच गया 1%। 1% में पाया जाता है एंजाइम। 1% में क्या पाया जाता है? एंजाइम। 1% वाला जो बच गया उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो देखिए लार में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम होते हैं। लार में कौन कौन एंजाइम होते हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम होते हैं। लेकिन इन लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन
इन सब में सबसे अधिक कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है ये टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज, ये टाइलिन और डाइस्टेज होता है, इसका क्या काम है? टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? ये क्या करता है? टाइलिन डाइस्टेज दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी उसको क्या करता है? स्टार्च जो होता है, चोकर का रूप जो होता है, स्टार्च मंड जिसको बोलते हैं, उसको पचा देता है। पचाकर उसका रूप परिवर्तित करके शर्करा यानी माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? मंड को बदल देता है, मंड को बदल देता है माल्टोज में। मंड को किस में बदल देता है? स्टार्च को माल्टोज में, मंड कहिए या फिर स्टार्च कहिए, स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है ये माल्टोज में। कौन? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करता है? स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट का रूप है, स्टार्च को बदल देगा माल्टोज में। अब इसके बाद आ जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो भोजन में जो भी कीटाणु आएंगे, जो भोजन करिएगा, भोजन करते समय आपके मुंह में बहुत सारे हानिकारक कीटाणु आएंगे जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके पाचन को नुकसान पहुंचाएंगे। उसको क्या करता है यह लाइसोजाइम? उसमें जो भी कीटाणु रहते हैं उन कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणुओं को क्या करता है? मार देता है। कौन? लाइसोजाइम। कीटाणुओं को मार देता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो होता है बच्चों में बहुत बढ़िया से काम करता है, जिसकी वजह से उन लोग को कहनो बीमारी नहीं होता है। हाथी चुकी रहता है सब तक काका मुंह में लगा लेता है माटी उटी, फिर भी उन लोगों को कुछ होता नहीं है, इसी एंजाइम के कारण, क्योंकि उन लोगों में ज्यादा क्षमता रहता है इसके मरने की। इसके बाद आते हैं हम लोग म्यूलिन। म्यूलिन क्या होता है? जैसे देखिए लाइसोजाइम के बारे में जान गए, टाइलिन और डाइस्टेज के बारे में जान गए, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। अब आ गया म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी खाए हैं, हम लोग रोटी खाए हैं, तो रोटी खाने के बाद वो देखिएगा चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है या फिर लस्सी उसमें आ जाती है। तो जो चिपचिपा होता है रोटी, जो लस्सा टाइप का वो हो जाता है, वो किसके वजह से होता है? म्यूलिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? म्यूलिन की वजह से हो जाता है। म्यूलिन की। तो यह क्या करता है? भोजन को चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा या लसलसी कर देगी, लसलस लिख लेते हैं, लसलस ठीक है, बनाता है। ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा और लसलस बनाता है। इससे क्या फायदा? चिपचिपा बनाने से भोजन जब चिपचिपा हो जाएगा तो आराम से नीचे जाएगा गरस नाली से। आपने कभी देखा होगा, कभी कड़वा अनाज खाते हैं, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, थोड़ा सा कड़ा है, अभी पूरे तरह से उसको नहीं पीसे हैं, उसके बाद ही मतलब अभी पूरा वो पिसाया ही नहीं है, मुंह में तले ही क्या किया हम, उसको निकल गए। तो निकलने के बाद ऐसा यहाँ पर गरास नली में ऐसा लगता है कि दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है कुछ कठोर चीज जा रहा है अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी तरह म्यूलिन नामक एंजाइम नहीं मिला रहता है। अगर म्यूलिन पूरी तरह उसमें मिल जाता तो वो जो रोटी रहता पूरा बढ़िया से मुलायम हो जाता और नीचे आराम से जाता, कोई दिक्कत नहीं होता ये आहार नाल में नीचे जाते समय। अब लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि लार ग्रंथि क्या होती। सॉरी, लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। दुनिया की वह कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? दुनिया की वह कौन सी ऐसे जीव है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो आपने नाम सुना होगा मेढक। किसका नाम? मेढक का नाम सुना होगा और वेल का नाम सुना होगा। मेढक और वेल ये दोनों में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और वेल दोनों में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और वेल दोनों में लार ग्रंथि नहीं पाई जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब लार ग्रंथि की बात करते हैं। लार ग्रंथि जो होता है कई जोड़ा होता है। लार ग्रंथि होता है वो कई जोड़ा होता है? तो लार ग्रंथि जो होता है वो 3 जोड़ा होता है।
लार ग्रंथि जो होता है वो कै जोड़ा होता है? 3 जोड़ा होता है। लार ग्रंथि कै जोड़ा? 3 जोड़ा होता है। ये देखते हैं तीनों के बारे में, तीनों कै जोड़ा होता है। तो ये देखते हैं लार ग्रंथि कै जोड़ा होता है। 1 नंबर देखते हैं तो 3 जोड़ा लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैक्सिकुलर ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैक्सिकुलर ग्रंथि। 3 जोड़ा, जोड़ा बोलेंगे, जोड़ा में कै गो? 3 गो, लेकिन संख्या में कै गो? 6 गो। जोड़ा में 3 गो, संख्या में 6 गो। जोड़ा में 3, संख्या में 6। 1 नंबर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। कौन? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा हो जाएगा सबमैक्सिकुलर ग्रंथि, सबमैक्सिकुलर ग्रंथि, सबमैक्सिलरी ग्लैंड हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाए सबलिंगुअल ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कै जोड़ा? लार ग्रंथि 3 जोड़ा, लार ग्रंथि 3 जोड़ा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैक्सिकुलर ग्रंथि, सबमैक्सिलरी ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। अब ये देखते हैं कि पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है। पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है? 1 नंबर। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है। तो बोलेंगे पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ये क्या होता है, आपका जो ये दोनों कान है ना, कान, ये दोनों कान के ठीक नीचे यहाँ पर तो अंदर, यहाँ पर अंदर क्या होता है? एक पैरोटिड ग्रंथि यहाँ होता है अंदर और दूसरा होता है यहाँ। यानी ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है गाल का ठीक नीचे होता है और एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे के तरफ उपस्थित रहता है। कौन? पैरोटिड ग्रंथि। और ये पैरोटिड ग्रंथि क्या करता है? अगर मान लीजिए पैरोटिड ग्रंथि पर हानिकारक विषाणु आए और अटैक किए, जिसकी वजह से ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो अगर संक्रमित हो जाए, क्या हो जाए? संक्रमित हो जाए। तो जैसे संक्रमित होगा तो उसमें सूजन आ जाएगा। संक्रमित होगा तो ये इसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, जिसके कारण ये फूल जाता है। सूजन होने के कारण ये फूल जाता है। फूलने पर ऐसे फूलने के बाद बोला जाता है कि गलसुगा मैया निकली है। गलसुगा मैया, वो गलसुगा मैया है नहीं, लेकिन वो क्या हुआ है, वो लार ग्रंथि का जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो फूल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गलसुगा मैया है। उसका इलाज एकदम सिंपल इलाज है। अब दूसरा हो जाएगा पैरोटिड वाला हो गया, पैरोटिड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ये कहाँ होता है? ये कान जो होता है, कान के ठीक नीचे। कान के ठीक कहाँ होता है? नीचे। दोनों कानों के ठीक नीचे, दोनों कानों का ठीक नीचे। जब इसमें सूजन हो जाता है, सूजन होने के बाद किसके द्वारा? विषाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमित होने के वजह से इसमें सूजन हो जाता है। विषाणु संक्रमित होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गलसुआ निकल गया, गलसुआ हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा सबमैक्सिलरी, दूसरा हो जाएगा सबमैक्सिलरी, SUBMAXILLA, सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी के बारे में देखते हैं कि ये सबमैक्सिलरी होता क्या है। तो सबमैक्सिलरी, हाँ, यहाँ इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये सांपों में भी पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये किसमें पाया जाता है? सांपों में भी पाया जाता है, जो पॉइजन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। ये जो होता है पैरोटिड, ये सांपों में भी पाया जाता है और पॉइजन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी जहर बनाने वाला ग्लैंड वही होता है, पॉइजन ग्लैंड। तो एग्जाम में पूछा जाएगा अक्सर कि वह कौन सी ऐसी लार ग्रंथि है जो सांपों में पॉइजन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, तो वो हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। कौन? पैरोटिड ग्लैंड। सबमैक्सिलरी ग्लैंड में देखते हैं सबमैक्सिलरी ग्लैंड क्या होता है। तो ये जो होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, देखिए
दोनों जबड़ों के ये बीच में पाया जाता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है ये दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और यह सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है मतलब दोनों जबड़ों के बीच में दो होता है, एक यहाँ पर इसके बगल में हो जाता है, तो दो होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो उसको ध्यान रखिएगा, जबड़ों के बीच में, जबड़ों के बीच में पाया जाता है कौन? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरा देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, SUBLINGUAL। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है। ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है, जीभ जो होता है, जीभ, ये जीभ इसके दोनों तरफ साइड में होता है। कौन सा ग्लैंड? सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जीभ के दोनों तरफ से। ऐसे जीभ उठाएंगे ना तो ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ से बहुत यहाँ से बिजोड़ लार निकलता है। तो ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? सबलिंगुअल ग्लैंड से। तो दो गो ये और एक दो 3 6 यानी जोड़ा में कै गो? 3 गो होता है। 2 गो यहाँ पर, 2 गो जबड़ों के बीच में, 2 गो जीभ के नीचे होता है। टोटल संख्या में कै गो हो गया? टोटल संख्या में 6 गो हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन है, तो यही जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है, यही सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि बोला जाएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है, तो वहां पर बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे बड़ी पैरोटिड। 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। मुख गुहा जो होता है उसकी संरचना कैसे होता है? एक बंद कमरे के समान होता है। जबड़ा कितना होता है? 2 होता है। एक होता है ऊपरी जबड़ा, दूसरा होता है निचली जबड़ा। कौन सी जबड़ा गति करता है? तो निचली जबड़ा गति करता है। इसमें मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? मुख गुहा में दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा देखते हैं जीभ जो होता है उसका क्या कार्य है? तो जीभ जो होता है स्वाद का पता लगाता है। शरीर का वह अंग जो स्वाद का पता लगाता है तो उसे ही जीभ कहते हैं। जीभ पर कितनी स्वाद क्षेत्र होता है? तो जीभ पर 4 गो स्वाद क्षेत्र होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। लार ग्रंथि देखते हैं। लार ग्रंथि प्रतिदिन एक व्यक्ति से कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 4.5 के बीच में बढ़ता रहता है, घटता रहता है। इसके बाद लार ग्रंथि जो होता है उसमें कौन सी मात्रा कितना पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में जल की मात्रा जो होता है 99% होता है और एंजाइम 1%। एंजाइम 1%। लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है और म्यूलिन पाया जाता है। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? तो यह क्या करता है? स्टार्च को, जिसको मंड बोलते हैं, स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। किसमें? माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट में। इसको क्या कर देता है? बदल देता है। कौन? टाइलिन और डाइस्टेज। और लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम लार ग्रंथि का एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके बाद म्यूलिन। म्यूलिन क्या है? म्यूलिन जो होता है मुंह में जो भी भोजन जाता है उस भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी भोजन में लसलसी ला देता है, जिसके वजह से वह भोजन जो होता है शरीर के अंदर यानी ग्रास नली में आगे की ओर बढ़ने में उसे सहूलियत होती है। इसके बाद आते हैं लार ग्रंथि किन किन जीवों में नहीं पाई जाती है? तो दुनिया का वह कौन सा ऐसा जीव है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? मेढक और व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथि जो होता है कितना जोड़ा होता है? तो लार ग्रंथि जो होते हैं 3 जोड़ी होती है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और इसके बाद हो जाएगा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्रंथि बोला जाएगा कि लार ग्रंथि में वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है लार ग्रंथि में जो सबसे छोटी होती है? तो बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये कानों के दोनों कानों के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है और अगर विषाणु की वजह से ये संक्रमित हो जाता है तो बोला जाता है कि व्यक्ति को गलसुआ निकल गया है। इसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है वह जो दोनों जबड़ा है और दोनों जबड़ा के मध्य में ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाया जाता है। इसके संख्या 2 होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है जीभ के ठीक नीचे होता है और ये जो होता है
जीभ के ठीक नीचे पड़ जाता है और इसकी बोला जाए तो शरीर की सबसे छोटी ये लार ग्रंथि है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इच्छा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर। तो थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग ये दांत के बारे में कि दांत क्या होता है, दांत पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।